हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिवाइज करेंगे सीए इंटर ऑडिट का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ये चैप्टर आपके पूरे सब्जेक्ट का फाउंडेशन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिट की सिंपल डेफिनेशन क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, छोटी हो या बड़ी। ऑडिट का मेन पर्पस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है ऑडिटर का जजमेंट अनबायस्ड होना चाहिए। अगर ऑडिटर का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो वो सही रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सीए अपने भाई की प्रोप्राइटरी फर्म का ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिट अकेला नहीं चलता, ये दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे अकाउंटिंग। बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जाने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू नहीं कर सकते। लॉ, कंप्लायंस चेक करने के लिए बिजनेस लॉज का नॉलेज ज़रूरी है। इवन बिहेवियरल साइंस भी यूज़ होती है क्योंकि ऑडिटर को लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ती है। और हाँ, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी ऑडिट में रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं सबसे क्रूशल पार्ट पर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, जो ऐसे 200 में डिफाइन किए गए हैं। ऑडिटर के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से। और सेकंड, अपनी फाइंडिंग्स के हिसाब से रिपोर्ट इशू करना। याद रखिए स्टूडेंट्स, हम रीजनेबल अश्योरेंस की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस की नहीं। ऑडिटर कभी भी 100% गारंटी नहीं दे सकता। तो अब सवाल आता है कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है? ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं? ऑडिट में हम चेक करते हैं कि एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलायबल हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऑडिट के स्कोप से बाहर हैं, जैसे ऑडिटर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, वो मशीन्स की फिजिकल कंडीशन या बिल्डिंग की लाइफ सर्टिफाई नहीं कर सकता। दूसरा, ऑडिट कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिटर के पास पुलिस जैसे लीगल पावर्स जैसे सर्च और सीजर नहीं होते। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्यों एक ऑडिटर 100% गारंटी नहीं दे सकता? इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त बहुत सारे एस्टिमेट्स और जजमेंट्स यूज करती है जो सब्जेक्टिव हो सकते हैं। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। हम 100% चेकिंग नहीं करते, हम सैम्पलिंग यूज करते हैं। प्लस अगर मैनेजमेंट ने सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड किया है तो वो पकड़ना मुश्किल होता है। टाइमलीनेस और कॉस्ट। हमें कॉस्ट और टाइम का बैलेंस रखना पड़ता है। फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर में कोई नया लॉ या डिजास्टर बिजनेस को बंद करवा दे, ये ऑडिटर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पर लिमिटेशंस के बावजूद बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट बहुत है। ऑडिटेड अकाउंट्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये एम्प्लॉयज़ पर एक मॉरल चेक रखता है ताकि फ्रॉड्स कम हो। बैंक्स और लेंडर्स ऑडिटेड स्टेटमेंट्स पर ट्रस्ट करके ही लोन्स ग्रांट करते हैं। अब क्लियर करते हैं एंगेजमेंट अश्योरेंट का कॉन्सेप्ट। एंगेजमेंट अश्योरेंस में 3 पार्टीज होती हैं, प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट और इंटेंडेड यूजर्स जैसे शेयर होल्डर्स वगैरह। ये 2 तरह की होती है। रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट जैसे कि ऑडिट, इसमें एक्सटेंसिव चेकिंग होती है और हाई अश्योरेंस मिलती है। लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट जैसे कि रिव्यू, इसमें प्रोसीजर्स कम होते हैं और मॉडरेट अश्योरेंस मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को समझ लेते हैं जो ICAI इशू करता है। इनके नाम याद रखना ज़रूरी है। एसेज यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऑडिट के लिए होते हैं। SREs स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के रिव्यू के लिए होते हैं। SAEs स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ये उन चीज़ों के लिए होते हैं जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फो नहीं है, जैसे फ्यूचर प्रोजेक्शंस। SRS स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये उन सर्विसेज के लिए होते हैं जहां कोई अश्योरेंस नहीं दी जाती, बस कॉम्पिलेशन या अग्रीड प्रोसीजर्स होते हैं। और इन सब के ऊपर लगता है SQC यानी स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो फर्म के क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन करता है।
तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 1 का कंप्लीट रिवीजन समरी। आई होप अब आपको नेचर, स्कोप और स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्विक रिवीजन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सीए फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। हैप्पी स्टडिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिवाइज करेंगे सीए इंटर ऑडिट का चैप्टर 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत क्रूशियल है क्योंकि ऑडिट की शुरुआत यहीं से होती है। हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसे 300 से, जो डील करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। एसे 300 कहता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ऑडिट को ऐसे प्लान करना ताकि वो इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म हो सके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आता है, क्या प्लानिंग सिर्फ ऑडिट के शुरू में होती है? बिल्कुल नहीं। प्लानिंग एक डिस्क्रीट फेज नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस और आइटरेटिव प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग पिछला ऑडिट खत्म होते ही शुरू हो जाती है और करंट ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट होने तक चलती रहती है। हम प्लान क्यों करते हैं? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एडिक्वेट प्लानिंग ऑडिटर को कई तरह से हेल्प करती है। फर्स्ट, ये ऑडिटर को हेल्प करती है इंपॉर्टेंट एरियाज पर अप्रोप्रिएट अटेंशन देने में। सेकंड, ये हेल्प करती है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को टाइमली बेसिस पर आइडेंटिफाई और रिजॉल्व करने में। थर्ड, इससे ऑडिट एंगेजमेंट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जा सकता है ताकि काम इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। फोर्थ, ये एंगेजमेंट टीम सिलेक्शन में हेल्प करता है ताकि हम कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस के हिसाब से सही लोगों को काम असाइन कर सकें। फिफ्थ, ये टीम मेंबर्स के डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू में फैसिलिटेट करता है। और लास्ट, अगर हम एक्सपर्ट्स यूज कर रहे हैं तो उनके काम के साथ कोऑर्डिनेशन में हेल्प मिलती है। अब समझते हैं प्लानिंग प्रोसेस को। प्लानिंग प्रोसेस की दो मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और दूसरा है प्लानिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की। प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर को ये 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। नंबर 1, कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। हमें चेक करना है कि क्या हमें इस क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी कैसी है। नंबर 2, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंस। ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होता है कि क्या वो इंडिपेंडेंट है। अगर कोई थ्रेट है इंडिपेंडेंस को तो उसे एलिमिनेट करने के लिए सेफगार्ड्स लगाने होंगे। नंबर 3, इस्टेब्लिशिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट लेटर साइन करना ताकि टर्म्स को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कौर एंड एसोसिएट्स को एक नई कंपनी का ऑडिट ऑफर हुआ है। अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले सीए सिमरन कौर चेक करेंगे कि प्रोमोटर्स की इंटेग्रिटी कैसी है और क्या उनकी टीम के पास कॉम्पिटेंस है काम करने की। ये सब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं। जब ये एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती हैं, तब हम आते हैं प्लानिंग एक्टिविटीज पर। इसमें हमें 2 चीजें करनी होती हैं, इस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। पहला स्टेप है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपका ब्रॉड विजन सेट करती है। ये ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन सेट करती है और ऑडिट प्लान के डेवलपमेंट को गाइड करती है। स्ट्रैटेजी इस्टेब्लिश करते वक्त ऑडिटर को कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। स्कोप, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, टाइमिंग, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डेडलाइंस कब हैं, डायरेक्शन, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या हैं, कहाँ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, जैसे हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस या हाई रिस्क एरियाज। रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज चाहिए और कब चाहिए, एक्सपीरियंस स्टाफ को हाई रिस्क एरियाज में लगाना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल है, तो आपकी स्ट्रैटेजी में ये डिसाइड होगा कि आपको ऑडिट में एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये डिसीजन स्ट्रैटेजी का पार्ट है। अब बात करते हैं ऑडिट प्लान की। वंस स्ट्रैटेजी बन गई तो हम ऑडिट प्लान डेवलप करते हैं। ऑडिट प्लान स्ट्रैटेजी से ज़्यादा डिटेल्ड होता है। ये एड्रेस करता है कि स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। ऑडिट प्लान में हम 3 चीज़ों का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिस्क्राइब करते हैं। प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, प्लान्ड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एट असर्शन लेवल और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से रिक्वायर्ड हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान अलग अलग प्रोसेस नहीं है, ये क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं। अगर स्ट्रैटेजी चेंज होगी तो ऑडिट प्लान भी चेंज होगा।
लेकिन क्या प्लानिंग रिजिड होती है? बिल्कुल नहीं। ऑडिट के दौरान अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं या कंडीशंस चेंज होती हैं या कोई नया ऑडिट एविडेंस मिलता है जो पुरानी इन्फॉर्मेशन से अलग है, तो ऑडिटर को अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान को अपडेट और चेंज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर पहले सोचा था कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, पर चेकिंग के बाद पता चला कि कंट्रोल्स फेल हो रहे हैं, तो हमें अपना प्लान बदलना पड़ेगा। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर को ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान और उनमें हुए किसी भी सिग्निफिकेंट चेंजेस को रीजंस के साथ डॉक्यूमेंट करना मैंडेटरी है। ये डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होता है कि ऑडिट प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया है। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट मेजर टॉपिक पर, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस की एक डिटेल्ड लिस्ट होती है जो असिस्टेंट्स को दी जाती है। इसमें वेरिफिकेशन स्टेप्स लिखे होते हैं ताकि ऑडिटर सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन कर सके। क्या हम एक ही स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम हर बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल बिजनेसेस इज नॉट प्रैक्टिकल। हर बिजनेस का नेचर, साइज और इंटरनल कंट्रोल अलग होता है। पर हाँ, असिस्टेंट्स को ओपन माइंड रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, रोहित एक ट्रेनी है जो सेल्स ऑडिट कर रहा है। उसके प्रोग्राम में इन्वॉइसेस चेक करना लिखा है। ऑडिट करते वक्त वो नोटिस करता है कि मार्च मंथ में बहुत सारी ई-वे बिल्स कैंसिल हुए हैं। प्रोग्राम में इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। अगर रोहित चुप रहता है तो ये गलत है। उसको ओपन माइंड रखना चाहिए और सिग्निफिकेंट मैटर्स अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने चाहिए। एग्जाम के लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस ये हैं कि असिस्टेंट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स आसान हो जाता है, काम सिस्टमैटिक होता है और कोई एरिया ओवरलुक नहीं होता। असिस्टेंट साइन करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। प्रिंसिपल प्रोग्रेस कंट्रोल कर सकता है, ये फ्यूचर ऑडिट्स के लिए गाइड बनता है। नेग्लिजेंस के चार्ज में ये एविडेंस बनता है। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, काम मैकेनिकल बन सकता है, प्रोग्राम रिजिड हो सकता है, इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स इसका शेल्टर ले सकते हैं, एफिशिएंट असिस्टेंट्स का इनिशिएटिव किल हो सकता है। इन डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए ऑडिटर को इमेजिनेटिव सुपरविजन करनी चाहिए और असिस्टेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। लास्टली, याद रखें कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त हमें बेस्ट एविडेंस आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसे कैश के लिए फिजिकल काउंट बेस्ट एविडेंस है और इन्वेस्टमेंट प्लेज्ड के लिए बैंकर सर्टिफिकेट बेस्ट एविडेंस है। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 2 का कंप्लीट डिटेल रिवीजन। हमने प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम के सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। कीप स्टडीइंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिवाइज करेंगे सीए इंटर ऑडिट का एक बहुत ही क्रिटिकल और डिटेल्ड चैप्टर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम ऑडिट के कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑडिट रिस्क, मटीरियलिटी, इंटरनल कंट्रोल्स और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को डिटेल में समझेंगे। मैंने पूरे चैप्टर को लॉजिकल मॉड्यूल्स में ब्रेक किया है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट इजीली याद रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑडिट रिस्क से, जो ऐसे 200 में कवर होता है। ऑडिट रिस्क का सिंपल मतलब है वो रिस्क कि ऑडिटर एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली मटीरियली मिसस्टेटेड हों। मतलब अकाउंट्स में गड़बड़ है, फ्रॉड है, पर ऑडिटर रिपोर्ट में कह दे कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। इससे ऑडिटर की रेपुटेशन डैमेज हो सकती है और लीगल एक्शन भी हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला देखना होगा। ऑडिट रिस्क इक्वल्स रिस्क्स ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। अब ये रिस्क्स ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। पहला है इनहेरेंट रिस्क। ये वो रिस्क है जो एंटिटी के नेचर या इंडस्ट्री की वजह से होता है बिफोर कंसिडरिंग एनी इंटरनल कंट्रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेक्नोलॉजी कंपनी है तो वहाँ रिस्क है कि उनका प्रोडक्ट जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा, या अगर कंपनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यूज़ करती है तो वहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये रिस्क बिजनेस के अंदर इनहेरेंटली मौजूद है। दूसरा है कंट्रोल रिस्क। ये रिस्क तब अराइज होता है जब एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट या डिनाई है, जो कि एक कंट्रोल है, लेकिन अगर वो एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर्ड हैं और रीफिल नहीं हुए तो कंट्रोल फेल हो गया। इसे हम कंट्रोल रिस्क कहते हैं। याद रखिए, अगर इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट है तो कंट्रोल रिस्क लो होगा।
तीसरा कंपोनेंट है डिटेक्शन रिस्क। ये रिस्क ऑडिटर साइड पर होता है। ये वो रिस्क है कि ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क एंटिटी के रिस्क हैं, लेकिन डिटेक्शन रिस्क अकेला ऐसा रिस्क है जिसे ऑडिटर कंट्रोल कर सकता है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज और यूजिंग मोर एक्सपीरियंस स्टाफ। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, मटीरियलिटी, जो SA 320 में है। SA 320 के हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल तब होती है अगर वो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। मटीरियलिटी सिर्फ अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, ये नेचर और साइज दोनों पर डिपेंड करती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। इसे आप एक सेफ्टी बफर समझ लीजिए। ऑडिटर ओवरऑल मटीरियलिटी से थोड़ा कम अमाउंट सेट करता है ताकि अगर छोटे छोटे एरर्स या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स एग्रीगेट हो जाएं तो वो ओवरऑल लिमिट को क्रॉस ना करें। मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम बेंचमार्किंग यूज करते हैं। बेंचमार्किंग का मतलब है एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज करना। अगर कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेंचमार्क मानते हैं। अगर प्रॉफिट वॉलेटाइल है तो ग्रॉस प्रॉफिट या टोटल रेवेन्यू यूज कर सकते हैं। ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके डिसाइड करता है कि बेंचमार्क का कितना परसेंटेज मटीरियलिटी होगा। फ्रेंड्स, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर को एंटिटी को समझना जरूरी है। SA 315 कहता है कि हमें एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। ऑडिटर को किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए? सबसे पहले इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स, जैसे मार्केट कंपटीशन कैसा है और लॉज क्या कहते हैं। फिर नेचर ऑफ द एंटिटी, कि कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, ऑपरेशंस कैसे हैं और क्या वो कॉम्प्लेक्स सब्सिडियरीज चला रहे हैं। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कि क्या एंटिटी ने सही अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट और अप्लाई किए हैं। और फाइनली ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज, कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स या एक्सपेंशन नए रिस्क्स ला सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरे ऑडिट के दौरान चलती रहती है। गेटी इमेजेस। अब बात करते हैं चैप्टर के हार्ट की, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो डिज़ाइन किया जाता है टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस और सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। लेकिन ध्यान दें, इंटरनल कंट्रोल कभी परफेक्ट नहीं होता। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इंटरनल कंट्रोल सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं। ह्यूमन एरर हो सकती है, लोग गलती कर सकते हैं, कल्यूजन हो सकता है। अगर 2 एम्प्लॉयज मिल जाएं तो वो कंट्रोल को बाईपास कर सकते हैं। मैनेजमेंट ओवरराइड का रिस्क होता है, जहां मैनेजमेंट जबरदस्ती कंट्रोल्स को तोड़ सकती है। और कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का ध्यान रखना पड़ता है। कंट्रोल्स लगाने का खर्चा फायदे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये फाउंडेशन है। इसका मतलब है टोन एट द टॉप। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, एथिक्स और कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस कैसी है। अगर मैनेजमेंट ही ऑनेस्ट नहीं है तो बाकी कंट्रोल्स का कोई फायदा नहीं। दूसरा है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। क्या एंटिटी के पास अपना खुद का प्रोसेस है रिस्क्स को आइडेंटिफाई करने का? फॉर एग्जांपल, अगर नया टेक्नोलॉजी आया है तो क्या मैनेजमेंट ने असेस किया कि इससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर क्या असर पड़ेगा? तीसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब है वो प्रोसेस जिससे ट्रांजैक्शंस इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस और रिपोर्ट होते हैं। ऑडिटर को समझना पड़ता है कि डेटा सिस्टम में कैसे फ्लो कर रहा है। चौथा है कंट्रोल एक्टिविटीज। ये वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं जो रिस्क्स को मिटिगेट करती हैं। एग्जाम्पल्स हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जहां ट्रांजैक्शन ऑथराइज करने वाला और रिकॉर्ड करने वाला अलग होना चाहिए। और फिजिकल कंट्रोल्स, जैसे इन्वेंट्री को लॉक करके रखना। पांचवा कंपोनेंट है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट कैसे करता है? इसके 4 मेथड्स हैं। पहला है नैरेटिव रिकॉर्ड। ये एक डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन होता है सिस्टम का। ये छोटे बिजनेसेस के लिए सूटेबल है, पर इसमें गैप्स ढूंढना मुश्किल होता है। दूसरा है चेकलिस्ट। ये ऑडिट स्टाफ यूज करता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं और स्टाफ को येस, नो या नॉट एप्लीकेबल टिक करना होता है। तीसरा है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, ICQ। ये सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है। इसमें क्वेश्चंस का एक सेट क्लाइंट को दिया जाता है। एग्जाम्पल, क्या परचेज ऑर्डर्स प्री नंबर्ड हैं? अगर आंसर नो है तो वो वीकनेस इंडिकेट करता है। चौथा है फ्लो चार्ट। ये सिस्टम का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इससे पूरे प्रोसेस का बर्ड्स आई व्यू मिलता है।
आजकल बिजनेसेस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं जहां आईटी सिस्टम्स यूज होते हैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कंट्रोल्स को हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है जनरल आईटी कंट्रोल्स। ये परवेसिव कंट्रोल्स होते हैं जो कई एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं। इसमें शामिल हैं डेटा सेंटर ऑपरेशंस जैसे बैकअप्स लेना, एक्सेस सिक्योरिटी जैसे पासवर्ड्स और यूजर एक्सेस राइट्स और प्रोग्राम चेंज। दूसरा है एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ये स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस लेवल पर होते हैं, जैसे सिस्टम का एडिट चेक जो इंश्योर करता है कि न्यूमेरिक फील्ड में कोई अल्फाबेट्स एंटर ना करें। तीसरा है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। ये बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं जो आईटी सिस्टम के डेटा पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, एक मैनेजर सिस्टम जनरेटेड इन्वेंट्री रिपोर्ट को मैन्युअली रिव्यू करता है। अगर सिस्टम का डेटा गलत है तो ये कंट्रोल भी फेल हो जाएगा। ऑडिटर यहाँ डेटा एनालिटिक्स का यूज भी कर सकता है टू चेक 100% पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ जस्ट सैंपल्स। फाइनली, जब ऑडिटर रिस्क्स को आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, ये ऐसे 330 में दिया गया है। ऑडिटर के 2 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। पहला है टेस्ट्स ऑफ कंट्रोल्स। अगर ऑडिटर कंट्रोल्स पर रिलाई करना चाहता है तो वो चेक करेगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। इसके मेथड्स हैं इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस। ध्यान रहे, इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। दूसरा है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ये प्रोसीजर्स मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं। पहला टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जैसे वाउचिंग जिसमें ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं, और वेरिफिकेशन जिसमें बैलेंसेस चेक करते हैं। दूसरा सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जैसे रेशियोज और ट्रेंड्स एनालाइज करना ताकि फिगर्स की रीजनेबलनेस चेक कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 3 का कंप्लीट डिटेल रिवीजन। हमने ऑडिट रिस्क से लेकर इंटरनल कंट्रोल्स और आईटी कंट्रोल्स तक सब कुछ कवर किया। एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स और ऑडिट रिस्क वाले पार्ट को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर रिवीजन वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी स्टडीइंग। हेलो फ्रेंड्स एंड फ्यूचर सीएस, वेलकम बैक। आज हम कवर करने वाले हैं ऑडिट का चैप्टर 4, ऑडिट एविडेंस इन एक्सट्रीम डिटेल। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम मार्क्स के लिए ही नहीं, प्रैक्टिकली ऑडिट समझने के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जैसे SA 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550 और 610 सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सो नोटबुक रेडी रखिए एंड लेट्स डाइव इन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस से। SA 500 ऑडिट एविडेंस। सिंपली पुट, ऑडिट एविडेंस वो इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन फॉर्म करता है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहला, इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जैसे आपके जर्नल्स, लेजर्स, इनवॉइसेस, चेक्स। और दूसरा, अदर इन्फॉर्मेशन जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस या एनालिस्ट रिपोर्ट्स। याद रखिएगा, सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स काफ़ी नहीं है, हमें सपोर्टिंग अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है। ऑडिटर को सैटिस्फाई होने के लिए एविडेंस में 2 क्वालिटीज़ चाहिए, सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी। कितना एविडेंस चाहिए ये डिपेंड करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पर। अगर रिस्क ज़्यादा है तो एविडेंस की क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब है क्वालिटी। इसके 2 पिलर्स हैं, रेलेवेंस कि क्या ये एविडेंस उस असर्शन से रिलेटेड है, और रिलायबिलिटी कि क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। रिलायबिलिटी कैसे जज करें, इसके कुछ सिंपल रूल्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इंडिपेंडेंट सोर्स। कंपनी के बाहर का एविडेंस जैसे बैंक स्टेटमेंट कंपनी के अंदर के एविडेंस से ज़्यादा रिलायबल है। नंबर 2, कंट्रोल्स। अगर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो उनका इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल माना जाएगा। नंबर 3, डायरेक्ट। ऑडिटर ने खुद जो ऑब्जर्व किया वो मैनेजमेंट के बताए हुए से ज़्यादा रिलायबल है। नंबर 4, डॉक्यूमेंट्री। रिटन प्रूफ हमेशा ओरल डिस्कशन से बेटर होता है। और नंबर 5, ओरिजिनल। फोटोकॉपी से ज़्यादा वैल्यू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की होती है। अब सवाल आता है, एविडेंस मिलेगा कैसे? इसके लिए हम 7 ऑडिट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। पहला है इंस्पेक्शन। इसका मतलब है रिकॉर्ड्स या एसेट्स को एग्जामिन करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने लैंड वेरीफाई करनी है तो आप टाइटल डीड्स इंस्पेक्ट करोगे ओनरशिप चेक करने के लिए, या फिजिकली लैंड विजिट करोगे एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। किसी और को प्रोसेस परफॉर्म करते हुए देखना, जैसे जब क्लाइंट का स्टाफ गोडाउन में इन्वेंट्री काउंट कर रहा है, आप सिर्फ खड़े होकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो काउंटिंग सही कर रहे हैं या नहीं।
तीसरा है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, थर्ड पार्टी से डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स लेना। जैसे आपने डेटर को लेटर लिखा कि प्लीज़ कन्फर्म आपको 50,000 देने हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। चौथा प्रोसीजर है रीकैलकुलेशन, यानी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। जैसे क्लाइंट ने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, आप कैलकुलेटर पर दोबारा चेक करते हो कि फिगर मैच हो रही है या नहीं। पांचवा है रीपरफॉर्मेंस, किसी प्रोसीजर को खुद से दोबारा करना जो क्लाइंट ऑलरेडी कर चुका है। एग्जाम्पल, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को खुद बनाकर देखना। छठा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, डेटा के बीच में रिलेशनशिप्स या ट्रेंड्स एनालाइज करना। जैसे पिछले साल रेंट 1 लाख था, इस साल बिल्डिंग सेम है पर रेंट 5 लाख दिखा है। ये अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन मांगता है। और लास्ट है इंक्वायरी, सिंपली मैनेजमेंट या स्टाफ से क्वेश्चंस पूछना। बट याद रहे, इंक्वायरी अकेला सफिशिएंट एविडेंस नहीं होता, इसके साथ सपोर्टिंग प्रूफ चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑडिट असर्शंस। जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो वो इनडायरेक्टली कुछ क्लेम्स करती है। इन क्लेम्स को असर्शंस कहते हैं। ट्रांजैक्शंस या पीएनएल आइटम्स के लिए हम चेक करते हैं अकरेंस कि ट्रांजैक्शन सच में हुई है, कंप्लीटनेस कि सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं, एक्यूरेसी के अमाउंट सही है, कट ऑफ के सही फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड हुआ है, और क्लासिफिकेशन के सही लेजर हेड में पोस्ट हुआ है। अकाउंट बैलेंसेस या बैलेंस शीट आइटम्स के लिए हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंस कि एसेट क्लोजिंग डेट पर एग्जिस्ट करती है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कि एसेट कंपनी का है, कंप्लीटनेस कि सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, और वैल्यूएशन कि एसेट की वैल्यू सही है, जैसे डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस किए हैं। अब आते हैं ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग पर। ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 100% ट्रांजैक्शंस चेक करे, इसलिए हम सैम्पलिंग करते हैं। इसके दो अप्रोचेस हैं। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी थियरी यूज़ करता है, इसमें पर्सनल बायस नहीं चलता और ये साइंटिफिक होता है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ऑडिटर के जजमेंट और एक्सपीरियंस पर चलता है। सैंपल सिलेक्ट करने के मेथड्स भी इंपॉर्टेंट है। रैंडम सैम्पलिंग में हर आइटम के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम एक इंटरवल सेट करते हैं, जैसे हर 50th इनवॉइस सिलेक्ट करना। हैप्पीज़ैड सैम्पलिंग में बिना किसी स्ट्रक्चर्ड रूल के सिलेक्शन होता है, और ब्लॉक सैम्पलिंग में एक टाइम पीरियड का पूरा ब्लॉक उठा लेते हैं, जो जनरली रिलायबल नहीं माना जाता। एक और कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें हम पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स या स्ट्रैटा में बांट देते हैं, जैसे हाई वैल्यू आइटम्स को अलग करके उन्हें 100% चेक करना ताकि एफिशिएंसी बढ़े। कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के लिए स्पेशल स्टैंडर्ड है ऐसे 501। सबसे पहले इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो ऑडिटर को फिजिकल काउंटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी। वहां पर आप मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस इवैल्यूएट करेंगे, काउंटिंग प्रोसीजर ऑब्जर्व करेंगे, इन्वेंट्री की कंडीशन इंस्पेक्ट करेंगे और टेस्ट काउंट्स परफॉर्म करेंगे। अगर इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास है तो उनसे कंफर्मेशन मंगवाओ या वहां जाकर खुद इंस्पेक्ट करो। दूसरा आइटम है लिटिगेशन एंड क्लेम्स। कंपनी पर कोई कोर्ट केस चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? मैनेजमेंट से इंक्वायर करो, बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स पढ़ो और लीगल एक्सपेंसेस का अकाउंट चेक करो। अगर रिस्क हाई है तो कंपनी के एक्सटर्नल लॉयर को लेटर लिखकर स्टेटस पूछो। अब बात करते हैं ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस की। ये एविडेंस बहुत रिलायबल होता है। कन्फर्मेशंस दो टाइप की होती हैं। पॉजिटिव कन्फर्मेशन में सामने वाली पार्टी को रिप्लाई करना ही पड़ता है, चाहे वो बैलेंस से अग्री करे या ना करे। ये हाई रिस्क एरियाज में यूज होता है। नेगेटिव कन्फर्मेशन में सामने वाली पार्टी तभी रिप्लाई करती है अगर वो बैलेंस से डिसएग्री करती है। ये तब यूज होता है जब रिस्क कम हो और छोटे बैलेंसेस ज्यादा हो। अगर मैनेजमेंट कन्फर्मेशन भेजने से मना करे तो ऑडिटर को उसका रीजन पूछना चाहिए। अगर रीजन वैलिड नहीं है तो ये एक लिमिटेशन है और ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है। जब आप पहली बार किसी कंपनी के ऑडिटर बनते हैं तो अप्लाई होता है ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओपनिंग बैलेंसेस। ऑडिटर को चेक करना है कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई गलती है और क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है। रिसीवेबल्स के लिए आप करंट ईयर की कलेक्शन चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री के लिए पुराने स्टॉक को तो आज काउंट नहीं कर सकते, तो हम करंट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री से रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं ओपनिंग फिगर तक पहुंचने के लिए। दो और इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे 550 और ऐसे 520। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज के बारे में है। ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जैसे डायरेक्टर के रिलेटिव्स के साथ डीलिंग कहाँ है, क्योंकि हो सकता है ये ट्रांजैक्शंस मार्केट रेट पर ना हुई हो। इसके लिए शेयर होल्डर रजिस्टर और मिनट्स चेक करें। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स डील करता है ट्रेंड्स और रेशियोज से। इसका यूज हम प्लानिंग स्टेज में बिजनेस समझने के लिए, टेस्टिंग स्टेज में चेकिंग के लिए और कंप्लीशन स्टेज में ओवरऑल रिव्यू के लिए करते हैं।
लास्ट कॉन्सेप्ट है SA 610 यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम पर भरोसा कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन पहले आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन की 3 चीजें इवैल्यूएट करनी होंगी। पहला ऑब्जेक्टिविटी, क्या वो अनबायस्ड है? दूसरा कॉम्पिटेंस, क्या वो क्वालिफाइड है? और तीसरा सिस्टमैटिक अप्रोच, क्या उनका काम डॉक्यूमेंटेड है? एक कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट असिस्टेंस, जहां हम इंटरनल ऑडिटर्स को अपनी टीम की तरह यूज करते हैं, पर ये क्रिटिकल हाई रिस्क एरियाज में अलाउ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 4 का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। हमने ऑडिट एविडेंस, असर्शंस, सैम्पलिंग और रिलेटेड सारे एसेस को डेप्थ में कवर किया। अगर आपको ये डिटेल्ड रिवीजन हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक्स सर्विस मित्रा। आज हम रिवाइज करेंगे सीए इंटर ऑडिट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत हाई वेटेज है। इस वीडियो में हम सारे की स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी एसेस को कवर करेंगे, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। सो ग्रैब योर नोटबुक एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसे 500 से। ऑडिट एविडेंस का सिंपल मतलब है वो इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन फॉर्म करता है। यहाँ 2 वर्ड्स याद रखना जरूरी है। फर्स्ट इज सफिशिएंसी, यानी एविडेंस की क्वांटिटी काफ़ी होनी चाहिए, एंड सेकंड इज अप्रोप्रिएटनेस, यानी एविडेंस रिलायबल और रेलिवेंट होना चाहिए। एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, एक्सटर्नल एविडेंस हमेशा इंटरनल एविडेंस से ज़्यादा रिलायबल होता है। और हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते वक्त असर्शंस पर ध्यान देना मत भूलना, जैसे एसेट्स के लिए एग्जिस्टेंस और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वेरीफाई करना जरूरी है। अब आते हैं ऐसे 501 पर, जो स्पेसिफिक आइटम्स की बात करता है। इसमें मेनली 3 एरियाज हैं। नंबर 1, इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो ऑडिटर को फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना मैंडेटरी है। नंबर 2, लिटिगेशन एंड क्लेम्स। अगर कंपनी पर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो डायरेक्टली उनके लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करें। एंड नंबर 3, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट ने सेगमेंट्स कैसे डिसाइड किए, उस मेथड को समझना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ऐसे 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस। जब हम थर्ड पार्टी जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स या बैंक से डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स मांगते हैं, इसमें 2 टाइप्स की रिक्वेस्ट होती है। एक होती है पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन, जहां सामने वाले को रिप्लाई करना ही पड़ता है, चाहे वो अग्री करे या डिसएग्री। और दूसरी होती है नेगेटिव कॉन्फर्मेशन, जहां वो तभी रिप्लाई करेगा अगर वो बैलेंस से डिसएग्री करता है। एग्जाम के लिए याद रखें, पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होती है। अगर आप किसी क्लाइंट का ऑडिट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अप्लाई होगा ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। आपका मेन फोकस होना चाहिए ओपनिंग बैलेंसेस पर। चेक करें कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल सही से कैरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं। अगर पिछले साल ऑडिट किसी और ने किया था तो उनकी रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। अब बात करते हैं ऐसे 520 और ऐसे 530 की। ऐसे 520 है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब डेटा के ट्रेंड्स और रेशियोज को एनालाइज करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर सेल्स बढ़ी है तो क्या डेटर्स भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़े हैं, ये चेक करना। वहीं ऐसे 530 बात करता है ऑडिट सैम्पलिंग की। क्योंकि हम 100% चेकिंग नहीं कर सकते, हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। सिंपल लॉजिक है, अगर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हाई है तो सैम्पल साइज भी बड़ा होना चाहिए। एग्जाम का हॉट टॉपिक है ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज जैसे डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स के साथ ट्रांजैक्शंस अक्सर आर्म्स लेंथ प्राइस यानी मार्केट रेट पर नहीं होते, इसलिए यहाँ फ्रॉड का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ऑडिटर को ध्यान से चेक करना चाहिए कि क्या मैनेजमेंट ने सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया है या नहीं। फाइनली ऐसे 610, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी के इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकता है? आंसर है यस, लेकिन पहले हमें उनकी कॉम्पिटेंस यानी उनकी स्किल्स और ऑब्जेक्टिविटी यानी वो कितने अनबायस्ड है इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बट याद रहे, फाइनल ओपिनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक्सटर्नल ऑडिटर की ही होगी। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 4 का कंप्लीट रिवीजन। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सीए इंटर जैन 2026 एग्जाम्स के लिए और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड। बाय।
हेलो फ्रेंड्स एंड फ्यूचर सीएस, वेलकम बैक। आज हम डिटेल में रिवाइज करेंगे सीए इंटर ऑडिट का चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत हाई वेटेज रखता है और हम हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले ऑडिट स्टार्ट करने का बेस समझते हैं, जो है असर्शंस। जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो वो फिगर्स के थ्रू कुछ क्लेम्स करती है। ऑडिटर का काम इन्हीं क्लेम्स को वेरीफाई करना है। बैलेंस शीट आइटम्स यानी एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए 4 मेन असर्शंस होती हैं। एग्जिस्टेंस, क्या वो एसेट या लायबिलिटी सच में एग्जिस्ट करती है। कंप्लीटनेस, क्या सारे आइटम्स रिकॉर्ड हुए हैं या कुछ छुपा लिया गया है। वैल्यूएशन, क्या उसकी वैल्यू सही कैलकुलेट की गई है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, क्या कंपनी ही उस एसेट की ओनर है। और पीएनएल आइटम्स यानी इनकम और एक्सपेंसेस के लिए असर्शंस होती हैं। अकरेंस, क्या ट्रांजैक्शन सच में हुआ है। कंप्लीटनेस, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है ना। मेजरमेंट, अमाउंट सही है। कट ऑफ, क्या ट्रांजैक्शन सही फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड हुआ है। अब हम इन्हीं असर्शंस को यूज करके बैलेंस शीट के मेजर आइटम्स को ऑडिट करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल। ऑडिटर को सबसे पहले ईयर एंड बैलेंस टैली करना चाहिए प्रीवियस ईयर की ऑडिटेड अमाउंट से। अगर कोई चेंज नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए। लेकिन अगर फ्रेश इशू हुआ है तो आपको चेक करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स, शेयर होल्डर्स की रेजोल्यूशन और एमसीए के पास फाइल किए गए फॉर्म्स जैसे फॉर्म PAS 3। यहाँ कुछ लीगल सेक्शंस याद रखना जरूरी है। सेक्शन 53 के हिसाब से कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती, ये वॉइड माना जाएगा। सिर्फ स्वेट इक्विटी इसका एक्सेप्शन है। सेक्शन 52 कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा सिर्फ स्पेसिफिक जगह यूज हो सकता है, जैसे बोनस शेयर्स इशू करना। इससे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। नेक्स्ट हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस ट्रेस करना है। डिविडेंड्स का पॉइंट ध्यान से सुनिए। प्रपोज डिविडेंड अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं दिखाई जाती जब तक वो डिक्लेयर ना हो जाए। ऑडिटर को बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करना है रिकमेंडेशन के लिए और AGM रेजोल्यूशन चेक करना है डिक्लेरेशन के लिए। ऑल्सो इंश्योर करें कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR का यूटिलाइजेशन स्ट्रिक्टली लॉ के हिसाब से हो रहा है। अब आते हैं बोरोइंग्स यानी लोन्स पर। लायबिलिटीज में सबसे बड़ा रिस्क होता है अंडरस्टेटमेंट यानी कम दिखाना। इसलिए सेक्शन 505 के अंडर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन सबसे बेस्ट एविडेंस है। ऑडिटर को सीधा बैंक से कंफर्म करना चाहिए कि 31 मार्च को कितना लोन आउटस्टैंडिंग था। साथ ही लोन अग्रीमेंट पढ़ें और कोवेनेंट्स चेक करें। अगर कंपनी ने कोई शर्त तोड़ी है तो लॉन्ग टर्म लोन शायद तुरंत पे करना पड़ जाए और वो करंट लायबिलिटी बन जाएगा। अगर लोन सिक्योर्ड है तो चेक करें कि चार्ज ROC के पास रजिस्टर हुआ है या नहीं। एसेट साइड पर ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स का ऑडिट कैसे करें। यहाँ सबसे बड़ा डर होता है फेक सेल्स दिखाकर डेटर्स क्रिएट करना। इसके लिए डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन बेस्ट है। कस्टमर्स को लेटर भेजें और बैलेंस कंफर्म करें। इसके बाद एजिंग एनालिसिस चेक करें। अगर कोई डेटर 3 साल से पैसा नहीं दे रहा तो मैनेजमेंट से पूछे कि उन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों नहीं बनाया। एक कॉन्सेप्ट होता है बिल एंड होल्ड, जहां कंपनी बिल बना देती है पर माल अपने गोडाउन में ही रखती है सेल्स बढ़ाने के लिए। ऑडिटर को चेक करना है कि क्या कस्टमर ने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था डिलीवरी होल्ड करने के लिए। अगर नहीं तो ये फ्रॉड हो सकता है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस के लिए कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन करें, वो भी सरप्राइज विजिट पर। कैशियर को काउंटिंग के वक्त वहां मौजूद रहने दे। बैंक के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक करें। ध्यान दें चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड पर। अगर कोई चेक 3 महीने से ज्यादा पुराना यानी स्टेल हो गया है तो उसे रिवर्स कर देना चाहिए। इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक का ऑडिट बहुत क्रिटिकल है। एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए ऑडिटर को फिजिकल स्टॉक काउंट में प्रेजेंट रहना चाहिए। आप हर एक बॉक्स नहीं गिन सकते, लेकिन प्रोसेस ऑब्जर्व करें। वैल्यूएशन का गोल्डन रूल याद रखें। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV whichever is lower। अगर मार्केट में डिमांड गिर गई है और प्रोडक्ट सस्ता बिक रहा है तो स्टॉक को कम वैल्यू पर दिखाना पड़ेगा। कट ऑफ चेक करने के लिए 31 मार्च के लास्ट GRN यानी गुड्स रिसीट नोट और डिस्पैच नोट नोट कर ले, ताकि सेल्स और परचेस सही साल में रिकॉर्ड हो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमें देखना है
फिजिकल वेरिफिकेशन, मैनेजमेंट को साल में एक बार एसेट्स वेरीफाई करने चाहिए, ऑडिटर इसे क्रॉस चेक करेगा। ओनरशिप, लैंड और बिल्डिंग की ओरिजिनल टाइटल डीड्स चेक करें। अगर डीड्स बैंक के पास मॉर्गेज है तो बैंक का कॉन्फर्मेशन लेटर लें। वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन चेक करें। याद रखें, डेप्रिसिएशन तब शुरू होता है जब एसेट रेडी फॉर यूज हो, ना कि तब जब वो एक्चुअली यूज होना शुरू हुआ। एग्जाम्पल के लिए, अगर मशीन फरवरी में इंस्टॉल हो गई पर प्रोडक्शन अप्रैल में शुरू हुआ तो भी डेप्रिसिएशन फरवरी से ही लगेगा। ट्रेड पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स में वापस आते हैं। यहाँ रिस्क है कंप्लीटनेस। कंपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस छुपा सकती है। इसे पकड़ने के लिए सब्सीक्वेंट पेमेंट्स चेक करें। ईयर एंड के बाद अप्रैल या मई की बैंक पेमेंट्स देखें। अगर कोई पेमेंट मार्च के बिल की थी और वो बुक्स में नहीं थी तो लायबिलिटी अंडरस्टेटेड थी। साथ ही एमएसएमई डिस्क्लोजर चेक करें। अगर सप्लायर्स में कोई माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है और उनकी पेमेंट डिले हुई है तो इंटरेस्ट के साथ अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब आते हैं पीएनएल आइटम्स पर। सेल्स में कट ऑफ टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस डेट और शिपिंग डेट मैच करें। रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होता है जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो, जो यूजुअली डिस्पैच पर होता है। चेक करें कि क्या फिक्टिशियस सेल्स तो नहीं हुई, यानी 31 मार्च को ह्यूज सेल दिखाई और अप्रैल में सेल्स रिटर्न हो गई। ये विंडो ड्रेसिंग का तरीका है। परचेजेस वेरीफाई करने के लिए 3-वे मैच टेक्निक यूज करें। हर ट्रांजैक्शन के 3 डॉक्यूमेंट्स मैच करें: परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीट नोट और सप्लायर इनवॉइस। एम्प्लॉय बेनिफिट्स यानी पे रोल में एक रिस्क होता है घोस्ट एम्प्लॉयज का, मतलब ऐसे लोग जो कंपनी में काम नहीं करते पर उनकी सैलरी निकल रही है। ऑडिटर को रैंडमली एम्प्लॉयज से मिलना चाहिए और अटेंडेंस रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने चाहिए। लास्ट में डिस्क्लोजर्स बहुत जरूरी है शेड्यूल 3 के हिसाब से। सिर्फ नंबर सही होना काफी नहीं है। चेक करें, जिन शेयर होल्डर्स के पास 5% से ज्यादा शेयर्स है उनके नाम डिस्क्लोज होने चाहिए। कंपनी को रेशियोज जैसे करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में 25% से ज्यादा चेंज है तो उसका रीजन भी देना पड़ेगा। अगर कंपनी विलफुल डिफॉल्टर घोषित की गई है बैंक द्वारा तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। तो ये था चैप्टर 5 का डिटेल्ड रिविजन कवरिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप एक स्ट्रॉन्ग ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड रिविजन हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम रिवाइज करेंगे सीए इंटर ऑडिट का चैप्टर 6 जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड ऑन एसए 230। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ये आपके पूरे ऑडिट प्रोसेस का एक रिटन रिकॉर्ड है जिसे हम कॉमनली वर्किंग पेपर्स भी कहते हैं। एसए 230 के अकॉर्डिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मेनली 3 चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए। नंबर 1, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, यानी आपने चेकिंग करने के लिए क्या स्टेप्स लिए। नंबर 2, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, उन प्रोसीजर से आपको क्या प्रूफ मिला। और नंबर 3, कंक्लूजन्स रीच्ड, उस एविडेंस के बेसिस पर आपने फाइनल क्या ओपिनियन बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड किया, ये आपका प्रोसीजर हुआ, वहां से आपको स्टॉक शीट की कॉपी मिली, ये एविडेंस हुआ, और फाइनली आपने कंक्लूड किया कि स्टॉक एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। आखिर हम डॉक्यूमेंटेशन करते क्यों हैं? इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, ये आपके ऑडिटर्स रिपोर्ट का बेसिस बनता है। कल को अगर कोई पूछे कि आपने क्लीन रिपोर्ट कैसे दी तो ये पेपर्स प्रूफ होंगे। और दूसरा, ये एविडेंस है कि आपका ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही प्लान और परफॉर्म किया गया था। डॉक्यूमेंटेशन के और भी पर्पसेस हैं। ये इंगेजमेंट टीम को ऑडिट प्लान और परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सीनियर्स और पार्टनर्स को वर्क सुपरवाइज और रिव्यू करने में मदद करता है। इससे टीम मेंबर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। और हाँ, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज और फ्यूचर ऑडिट्स के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है। एक कॉमन सवाल आता है, हाउ मच डॉक्यूमेंटेशन इज इनफ, हमें कितना लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन इतना होना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका इस करंट ऑडिट से कोई कनेक्शन ना हो वो भी इसे पढ़कर समझ सके कि आपने क्या काम किया है, क्या एविडेंस मिला है और आपने क्या सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स लिए हैं। इसका एक्सटेंट डिपेंड करता है क्लाइंट के साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और आइडेंटिफाइड रिस्क्स पर। अगर रिस्क ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन भी डिटेल में होगा।
अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस पर, असेंबली और रिटेंशन। याद रखिए, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद आपको फाइनल ऑडिट फाइल असेंबल करनी होती है। इसका टाइम लिमिट है ऑर्डिनरीली नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। इस 60 डेज के पीरियड में आप कोई नया ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, बस पेपर्स को ऑर्गेनाइज करना है। एक बार फाइल असेंबल हो गई तो उसे संभाल कर रखना है। रिटेंशन पीरियड होता है मिनिमम 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इस बीच आप कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीट या डिस्कार्ड नहीं कर सकते। लास्ट कॉन्सेप्ट है ओनरशिप। ये वर्किंग पेपर्स किसके हैं, क्लाइंट के या ऑडिटर के? SQC 1 क्लियर करता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। क्लाइंट का इस पर कोई हक नहीं है। ऑडिटर चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ एक्सट्रैक्ट्स क्लाइंट को दिखा सकता है, लेकिन ये ऑडिटर का डिसीजन होगा। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 6 का क्विक रिवीजन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हैप्पी स्टडीइंग। हेलो फ्यूचर सीएज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऑडिट का चैप्टर 7, कंप्लीशन एंड रिव्यू। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑडिट के फाइनल स्टेजेस से डील करता है, यानी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के बाद और ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले ऑडिटर को क्या करना होता है। आज हम इस चैप्टर के सारे एसेज को डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसे 560 सब्सीक्वेंट इवेंट्स की। सब्सीक्वेंट इवेंट्स का मतलब होता है वो इवेंट्स जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी ईयर एंड और डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बीच में होते हैं। इसके अलावा अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद भी ऑडिटर को कोई ऐसे फैक्ट्स पता चलते हैं तो वो भी इसमें कवर होते हैं। सब्सीक्वेंट इवेंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला है एडजस्टिंग इवेंट्स। ये वो इवेंट्स हैं जो एविडेंस देते हैं उन कंडीशंस का जो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी। एग्जाम्पल के लिए, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद लेकिन रिपोर्ट साइन होने से पहले कोई मेजर डेटा इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ये कंफर्म करता है कि ये डेट ईयर एंड पर ही बैड डेट था, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ये वो इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद अराइज हुए हैं। इनके लिए हम नंबर्स एडजस्ट नहीं करते, बस डिस्क्लोजर देते हैं नोट्स में। एग्जाम्पल के लिए, अगर ईयर एंड के बाद गोडाउन में आग लग गई यानी फायर और इन्वेंट्री लॉस हो गया, ये बैलेंस शीट डेट की कंडीशन नहीं थी, इसलिए सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो मैनेजमेंट से इंक्वायर करे, बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स रीड करे और लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करे, ताकि सारे इवेंट्स आइडेंटिफाई हो सकें। अब आते हैं ऐसे 570 गोइंग कंसर्न पर। गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। इसका मतलब है कि एंटरप्राइज फॉरसीएबल फ्यूचर यानी कम से कम अगले 12 महीने तक बिजनेस कंटिन्यू करेगी और बंद नहीं होगी। ऑडिटर को चेक करना होता है कि क्या कोई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो गोइंग कंसर्न पर डाउट क्रिएट करते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, अगर कंपनी की नेट लायबिलिटी पोजीशन है या लोन पे नहीं कर पा रहे, या ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, अगर की मैनेजमेंट छोड़ के चली गई है या लेबर स्ट्राइक हो गई है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी स्पेसिफिक स्किल्ड लेबर पर डिपेंड करती है और वो लेबर मिलना बंद हो जाए, जिससे प्रोडक्शन रुक जाए, तो ये गोइंग कंसर्न पर डाउट है। रिपोर्टिंग का डिसीजन ट्री सिंपल है। अगर मैनेजमेंट का अजम्पशन सही है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया है, तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, लेकिन रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन ऐड करेंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया गया तो हम क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। मिसस्टेटमेंट का मतलब है अमाउंट, क्लासिफिकेशन या डिस्क्लोजर में गलती। एग्जाम्पल, अगर 5 लाख रुपीस के रिपेयर्स को एक्सपेंस की जगह एसेट कैपिटलाइज कर दिया तो ये मिसस्टेटमेंट है। इसका प्रोसेस क्या है? ऑडिटर सारे मिसस्टेटमेंट्स को अक्यूमुलेट करता है, सिवाय उनके जो क्लियरली ट्रिवियल हैं। फिर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करके करेक्शन की रिक्वेस्ट करता है। अगर मैनेजमेंट करेक्ट करने से मना करे तो ऑडिटर मटीरियलिटी रीअसेस करता है। एंड में ऑडिटर को मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है कि उनके हिसाब से बचे हुए मिसस्टेटमेंट्स इममटीरियल हैं। अब बात करते हैं ऐसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशंस की। ये मैनेजमेंट का दिया हुआ एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो कंफर्म करता है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की हैं।
ध्यान रखें, रिटन रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, पर ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। ये दूसरे एविडेंसेस को सपोर्ट करता है। इसमें मैनेजमेंट लिख कर देती है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को दी है और सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं। अगर मैनेजमेंट ये रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दे, स्पेशली रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ऑडिटर को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ता है। लास्ट में देखते हैं एसे 260 और एसे 265। एसे 260 डील करता है कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस TCWG से। TCWG वो लोग होते हैं जो कंपनी का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देखते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिटर को उन्हें ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करनी चाहिए। अगर लिस्टेड एंटिटी है तो इंडिपेंडेंस के बारे में भी बताना पड़ता है। और एसे 265 बात करता है डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल की। अगर ऑडिटर को ऑडिट के दौरान इंटरनल कंट्रोल में कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलती है तो उसे TCWG को राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ता है। लेटर में बताना होगा कि डेफिशिएंसी क्या है और उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, सिर्फ ये मत लिखो कि स्टॉक वेरीफाई नहीं हुआ, ये लिखो कि स्टॉक वेरिफिकेशन ना होने से इन्वेंट्री लॉस हो सकता है और प्रॉफिट गलत शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 7 का कंप्लीट डिटेल रिवीजन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर रिवीजन वीडियोस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टैक्स सर्विस मित्रा। आज के इस वीडियो में हम ऑडिट सब्जेक्ट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं, चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट। अगर आप CA इंटर जैन 2026 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम SA 700 की बेसिक से लेकर SA 705 की मॉडिफिकेशंस और कारो 2020 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स तक सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हर कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूं ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी हो। सो ग्रैब योर नोटबुक्स और चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 बेसिक्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट SA 700। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SA 700 रिवाइज्ड से, जो बात करता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, एक ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक ओपिनियन फॉर्म करना। ऑडिटर को ये कंक्लूजन देना होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। यहाँ एक टर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है, रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर कभी भी 100% गारंटी नहीं देता, हम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से। अब बात करते हैं एक ऑडिट रिपोर्ट के बेसिक एलिमेंट्स की। जब आप कोई ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टाइटल, रिपोर्ट का टाइटल हमेशा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होना चाहिए। ये वर्ड इंडिपेंडेंट बताता है कि ऑडिटर अनबायस्ड है। एड्रेसी, यूजुअली ये रिपोर्ट शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ऑफ द कंपनी को एड्रेस की जाती है। ऑडिटर्स ओपिनियन, ये रिपोर्ट का सबसे मेन सेक्शन है। यहाँ हम क्लियर वर्ड्स में लिखते हैं, इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बेसिस फॉर ओपिनियन, ओपिनियन के जस्ट बाद ये पैराग्राफ आता है। यहाँ हम लिखते हैं कि हमने ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया है, हम कंपनी से इंडिपेंडेंट हैं और हमने जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया है वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है। सिग्नेचर और यूडिन, लास्ट में एंगेजमेंट पार्टनर के साइन होते हैं, उनका मेंबरशिप नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और यूडिन यानी यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी होता है। पार्ट 2 मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन SA 705। अब चलते हैं चैप्टर के सबसे टेक्निकल पार्ट पर, SA 705। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सी ओपिनियन देनी है। चलिए इसे सिंपल बनाते हैं। ऑडिटर अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई 2 रीजंस की वजह से करता है, जब उसे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या जब उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाता, यानी ऑडिट करने से रोका गया हो या डेटा अवेलेबल ना हो। यहाँ हमें 2 वर्ड समझने होंगे, मटीरियल और परवेसिव। मटीरियल मतलब जो इम्पॉर्टेंट है, परवेसिव मतलब जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है या जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस बेसिस पर 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियंस होती हैं। 1
क्वालिफाइड ओपिनियन, इसे हम एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन भी कहते हैं। ये तब दी जाती है जब गलती यानी मिस स्टेटमेंट मटीरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है। एग्जाम्पल, कंपनी ने अपने लोन्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड नहीं किया। ये गलती मटीरियल है पर इससे पूरी बैलेंस शीट गलत नहीं हो जाती, तो हम कहेंगे सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट फॉर दिस लोन क्लासिफिकेशन। ये हुई क्वालिफाइड ओपिनियन। 2. एडवर्स ओपिनियन, ये सबसे नेगेटिव ओपिनियन है। ये तब दी जाती है जब मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल भी हैं और परवेसिव भी हैं। एग्जाम्पल, सोचिए एक कंपनी के एसेट्स में जो स्टॉक और डेटर्स दिख रहे हैं, जो टोटल एसेट्स का 80% है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ पूरी बैलेंस शीट ही मिसलीडिंग है। इस केस में हम एडवर्स ओपिनियन देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। 3. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये तब दिया जाता है जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलता और उस लैक ऑफ एविडेंस का इम्पैक्ट मटीरियल और परवेसिव हो सकता है। एग्जाम्पल, कंपनी का सर्वर क्रैश हो गया, सारा डेटा डिलीट हो गया और कोई बैकअप नहीं है। मैनेजमेंट हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रही। जब हम चेक ही नहीं कर सकते तो हम ओपिनियन कैसे दें? ऐसे केस में हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करते हैं, यानी हम ओपिनियन देने से मना कर देते हैं। पार्ट 4. एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर, SE 706। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है SE 706। यहाँ 2 तरह के पैराग्राफ्स होते हैं जो ओपिनियन को चेंज नहीं करते, बस यूजर का ध्यान खींचने के लिए होते हैं। 1. एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, EOM। ये तब यूज होता है जब कोई मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी डिस्क्लोज किया गया है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर चाहता है यूजर उसे जरूर पढ़े। एग्जाम्पल, अगर कंपनी की फैक्ट्री में मेजर फायर लग गई हो और कंपनी ने ये बात नोट्स टू अकाउंट्स में बताई है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में EOM पैराग्राफ ऐड करेगा और उस नोट का रेफरेंस देगा। याद रखिए, इससे ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होती। 2. अदर मैटर पैराग्राफ, OM। ये तब यूज होता है जब कोई मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है लेकिन ऑडिट को समझने के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया था, प्रीडिसेसर ऑडिटर, तो करंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये फैक्ट अदर मैटर पैराग्राफ में लिखकर बताता है। पार्ट 4. की ऑडिट मैटर्स, SE 701। अब बात करते हैं SE 701 की ऑडिट मैटर्स की। सबसे पहली बात, ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है। KAM वो मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में करंट ऑडिट के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट थे। ये वो एरियाज हो सकते हैं जहां रिस्क बहुत हाई था या जहां मैनेजमेंट ने बहुत कॉम्प्लेक्स एस्टिमेट्स लगाए हैं। ऑडिटर इन मैटर्स को रिपोर्ट में अलग सेक्शन में लिखता है ताकि यूजर्स को ट्रांसपेरेंसी मिले। लेकिन याद रहे, KAM सेपरेट ओपिनियन नहीं है, ये बस हाईलाइट करने का तरीका है। पार्ट 5. रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, कारो 2020। फाइनली आते हैं एग्जाम के लिए सबसे क्रिटिकल टॉपिक पर, कारो 2020, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी समझते हैं। कारो किन कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता? एग्जेम्पशंस ध्यान से सुनिए। बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज यानी नॉट फॉर प्रॉफिट, 1% कंपनी OPC और स्मॉल कंपनीज, और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, जिनका पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जिनकी बोरोइंग्स यानी लोन्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जिनका रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी इन लिमिट्स को क्रॉस करती है तो उस पर कारो अप्लाई हो जाएगा। अब कारो 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज रिवाइज करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लॉज III, इन्वेंट्री। ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है कि क्या मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। अगर वेरिफिकेशन में 10% या उससे ज्यादा की डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं तो क्या उन्हें बुक्स में एडजस्ट किया गया है। साथ ही अगर कंपनी ने बैंक से 5 करोड़ से ज्यादा का वर्किंग कैपिटल लोन लिया है तो जो क्वार्टरली रिटर्न्स बैंक को भेजे गए हैं, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करते हैं। क्लॉज VII, स्टैट्यूटरी ड्यूज। क्या कंपनी रेगुलर है GST, PF और इनकम टैक्स डिपॉजिट करने में। अगर कोई अनडिस्प्यूटेड अमाउंट 6 मंथ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्लॉज IX, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। क्या कंपनी ने लोन रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स। अगर कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन्स लिए थे जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए, लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर लिया, तो ये रिपोर्ट करना पड़ेगा।
क्लॉज XI फ्रॉड। क्या साल भर में कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई फ्रॉड नोटिस किया गया है? अगर ऑडिटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म ADT4 फाइल किया है फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए, तो वो यहाँ मेंशन करना होता है। कंक्लूजन। सो फ्रेंड्स, ये था एक डिटेल्ड रिवीजन ऑफ चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट। हमने देखा कि कैसे ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करता है SA 700, कब ओपिनियन मॉडिफाई होती है SA 705, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, और कैसे स्पेशल पैराग्राफ्स यानी SA 706 और कारो 2020 रिपोर्ट किया जाता है। ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई वेटेज रखता है, स्पेशली प्रैक्टिकल ट्री स्टडीज के लिए। आई होप ये स्क्रिप्ट और एक्सप्लेनेशन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने CA फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऑडिट का चैप्टर नंबर 9, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। ये चैप्टर CA इंटर ऑडिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के स्पेसिफिक ऑडिट पॉइंट्स कवर होते हैं। हम गवर्नमेंट ऑडिट से लेकर हॉस्पिटल्स, होटल्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑडिट से। गवर्नमेंट ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ अकाउंटिंग चेक करना नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। इंडिया में गवर्नमेंट ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी C&AG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास होती है। C&AG की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और इनकी इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट जज जैसी सिक्योर होती है। इन्हें सिर्फ प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पर ही रिमूव किया जा सकता है। इनकी ड्यूटीज C&AG एक्ट 1971 के अंडर डिफाइन की गई हैं, जिसमें शामिल है यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स कंपाइल करना और कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से होने वाले सारे एक्सपेंडिचर्स का ऑडिट करना। अब एग्जाम का सबसे हॉट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑडिट के 5 स्टैंडर्ड्स। ऑडिटर जब गवर्नमेंट खर्चे चेक करता है तो वो इन 5 चीज़ों को देखता है। फर्स्ट है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। इसमें ऑडिटर चेक करता है कि खर्चा रेलिवेंट लॉज और फाइनेंशियल रूल्स के हिसाब से हुआ है या नहीं। सेकंड है ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। इसका मतलब है चेक करना कि हर एक्सपेंडिचर के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल यानी सैंक्शन है या नहीं। थर्ड है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। ऑडिटर इंश्योर करता है कि बजट में उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा अलॉट किया गया था और खर्चा उस लिमिट से ज़्यादा नहीं हुआ है। फोर्थ है प्रोप्राइटरी ऑडिट। ये बहुत क्रिटिकल है। यहाँ ऑडिटर रूल से आगे जाकर फाइनेंशियल प्रोप्राइटी चेक करता है। वो देखता है कि क्या खर्चा विजडम और इकोनॉमी के साथ किया गया है। रूल ये है कि पब्लिक ऑफिसर को पब्लिक मनी वैसे ही खर्च करना चाहिए जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन अपना खुद का पैसा खर्च करेगा। फिफ्थ है परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें हम एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, यानी गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल बॉडीज, जैसे म्युनिसिपैलिटीज। लोकल बॉडीज में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स मिक्स्ड होती हैं। यहाँ ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है रिपोर्ट करना ऑन फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वैल्यू फॉर मनी इंश्योर करना। ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स जैसे रोड या सैनिटेशन के लिए मिले फंड्स उसी पर्पस के लिए यूज हुए हैं और डाइवर्जन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की। NGOs सोसाइटीज, ट्रस्ट्स या सेक्शन 8 कंपनीज हो सकती हैं। ऑडिट करते वक्त सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड्स वेरीफाई करें। अगर डोनेशन के साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि वो कैपिटल का पार्ट बनेगा तो उसे कॉर्पस फंड ट्रीट करें, रेवेन्यू इनकम नहीं। अगर फंड्स किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हैं, ईयर मार्क्ड फंड्स हैं, तो चेक करें कि वो उसी प्रोजेक्ट पर खर्च हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर NGO को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है तो FCRA 2010 यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 की कंप्लायंस चेक करना मैंडेटरी है। अब चलते हैं कमर्शियल एंटिटीज पर। सोल ट्रेडर के लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन वो लोन लेने या इंटरनल कंट्रोल के लिए ऑडिट करवा सकता है। ऑडिटर का स्कोप अपॉइंटमेंट लेटर में डिफाइन होता है। पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर्स डीड के प्रोविजंस के हिसाब से ही है। ऑडिट से पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट्स कम होते हैं। LLP के केस में ऑडिट तभी मैंडेटरी है अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो या फिर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो। ऑडिटर को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड एंटिटीज जहां से एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स या कॉलेजेस, यहां रेवेन्यू का मेन सोर्स फीस है। ऑडिटर को स्टूडेंट्स फी रजिस्टर को क्लास अटेंडेंस रजिस्टर के साथ क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए ताकि ये पकड़ सके कि कोई स्टूडेंट बिना फीस दिए तो नहीं पढ़ रहा। एडमिशन फीस को यूजुअली कैपिटल फंड में क्रेडिट किया जाता है। कॉशन मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट को लाइबिलिटी साइड में शो करना चाहिए क्योंकि ये रिफंडेबल होती है। हॉस्पिटल्स में इंटरनल चेक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेशली मेडिसिन्स और लिनन स्टॉक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पिलफरेज का हाई रिस्क होता है। इनकम साइड पर रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स को बिल्स की कॉपीज के साथ वाउच करें। चेक करें कि रूम रेंट और डॉक्टर विजिट्स सही रेट्स पर चार्ज हुए हैं। एक्सपेंसिव मेडिकल इक्विपमेंट की परचेज के लिए ट्रस्टीज की सैंक्शन वेरीफाई करें। क्लब मेंबर्स के लिए होता है। यहाँ एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शंस मेन इनकम है। टोटल मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन रेट से मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू रिकंसाइल करें। चेक करें कि फूड, ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का चार्ज मेंबर के अकाउंट में सही से डेबिट हुआ है। बार और रेस्टोरेंट के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स को चेक करें ताकि पिलफरेज पकड़ सकें। सिनेमाज में कैश थेफ्ट का रिस्क होता है। ऑडिटर को देखना चाहिए कि टिकट सीरियली नंबर्ड हों। एडवांस बुकिंग के लिए अलग टिकट सीरीज होनी चाहिए। डेली टिकट सेल स्टेटमेंट को कैश कलेक्टेड से मैच करें। एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे किया गया है या नहीं ये वेरीफाई करें। होटल्स में पिलफरेज सबसे बड़ा रिस्क है। ऑडिटर को वीकली ट्रेडिंग अकाउंट्स चेक करने चाहिए ताकि प्रॉफिट मार्जिन्स में कोई भी गड़बड़ पकड़ सकें। रूम सेल्स वेरीफाई करने के लिए गेस्ट रजिस्टर और बिल्स मैच करें। एक इंपॉर्टेंट ऑडिट टेक्निक है ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, यानी हाउसकीपर की रिपोर्ट को फ्रंट ऑफिस कैश रिपोर्ट से कंपेयर करना। अगर हाउसकीपर कहता है रूम ऑक्यूपाइड था लेकिन बिलिंग नहीं हुई है तो ये फ्रॉड हो सकता है। हायर परचेज और लीजिंग, हायर परचेज एग्रीमेंट रिटन और साइंड होना चाहिए। कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस अलग अलग दिखनी चाहिए। लीजिंग कंपनीज में AS 19 फॉलो करना जरूरी है। ऑडिटर को देखना है कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। फाइनेंस लीज में ओनरशिप रिस्क लेसी को ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि ऑपरेटिंग लीज में एसेट लेसर की बुक्स में ही रहता है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिट रूल। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 या स्टेट एक्ट से गवर्न होती है। इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो ऑडिटर को ध्यान रखने हैं। ओवरड्यू डेट्स, ऑडिटर को ओवरड्यू डेट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है। 6 months to 5 years क्लासिफिकेशन और रिपोर्ट करना पड़ता है। ओवरड्यू इंटरेस्ट जो ओवरड्यू है, मिला नहीं है, उसे प्रॉफिट में ऐड नहीं कर सकते। इसे ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व में डालना होता है। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स तभी वाइट ऑफ कर सकते हैं जब ऑडिटर सर्टिफाई करे। ऑडिट क्लासिफिकेशन, परफॉर्मेंस के बेसिस पर ऑडिटर को सोसाइटी को क्लास अवार्ड करना होता है, जैसे A क्लास, B क्लास, C क्लास। अगर सोसाइटी एक से ज्यादा स्टेट में है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 लगता है। इसमें ऑडिटर को चेक करना है कि क्या लोन्स प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हैं और क्या पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू में चार्ज तो नहीं हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर कर सकती है अगर गवर्नमेंट के पास 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है और सोसाइटी मिसमैनेज्ड है। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 9 का कंप्लीट डिटेल रिवीजन कवरिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स, कीवर्ड्स और एग्जाम्पल्स। इस कंटेंट को अच्छे से मास्टर करें क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स दिलाता है। कीप स्टडिंग हार्ड। हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं ऑडिट सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल और हाई वेटेज चैप्टर 10, ऑडिट ऑफ बैंक्स। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप के लिए भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो में हम बैंकिंग ऑपरेशंस, लीगल फ्रेमवर्क, ऑडिट ऑफ एडवांसेस, NPA नॉर्म्स, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन और रेवेन्यू रिकग्निशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम बुक के एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज को भी कवर करेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। सो ग्रैब योर नोटबुक्स और चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल रिविजन। पार्ट 1, इंट्रोडक्शन और लीगल फ्रेमवर्क। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। बैंक्स का मेन बिजनेस क्या है? 2 मेजर फंक्शंस हैं। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स पब्लिक से और दूसरा, ग्रांटिंग एडवांसेस यानी लोन देना ट्रेड और इंडस्ट्री को। इन दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होता है उसे हम स्प्रेड कहते हैं, जो बैंक का मेन इनकम सोर्स है। एज एन ऑडिटर आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर स्ट्रिक्ट लॉज के अंडर काम करता है। इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूड करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्योंकि आजकल सब कुछ कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी CBS पर चलता है।
एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट याद रखिएगा, बैंक्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बनाते हैं। फॉर्म ए होता है बैलेंस शीट के लिए, फॉर्म बी होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। ये फॉर्म्स 3rd शेड्यूल में दिए गए हैं। पार्ट 2, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और रिपोर्ट्स। अब बात करते हैं ऑडिट प्रोसेस की। ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। अगर बैंकिंग कंपनी है तो शेयर होल्डर्स एजीएम में अपॉइंट करेंगे, अगर नेशनलाइज्ड बैंक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ है आरबीआई अप्रूवल। दोनों ही केसेस में अपॉइंटमेंट से पहले आरबीआई की अप्रूवल मैंडेटरी है। ऑडिटर को अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स भी देनी पड़ती हैं। सबसे फेमस है LAFR यानी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ये एक डिटेल्ड क्वेश्चनेयर होता है जो आरबीआई स्पेसिफाई करता है। स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स को ये रिपोर्ट 30 जून तक सबमिट करनी होती है। इसके अलावा ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पर रिपोर्ट देनी होती है और घोष एंड जिलानी कमेटी की रिकमेंडेशंस पर भी रिपोर्ट करनी होती है, जो फ्रॉड्स और इंटरनल इंस्पेक्शन से रिलेटेड हैं। एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी है ऑडिटर्स के लिए। अगर ऑडिट करते वक्त आपको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन मिले जो फ्रॉड या फाउल प्ले लग रहा हो, तो आपको इमीडिएटली आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने डेलिब्रेट फेलियर किया रिपोर्ट करने में, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। पार्ट 3, ऑडिट ऑफ एडवांसेस, सबसे क्रिटिकल टॉपिक। अब आते हैं चैप्टर के हार्ट पर, ऑडिट ऑफ एडवांसेस। बैंक के एसेट साइड पर यह सबसे बड़ा आइटम होता है। एडवांसेस 2 टाइप्स के होते हैं। फंडेड एडवांसेस, जहां बैंक से एक्चुअल पैसा बाहर जाता है। एग्जाम्पल्स याद रखिए, टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट्स और बिल्स डिस्काउंटेड। नॉन फंडेड एडवांसेस, जहां इमीडिएट फंड्स ट्रांसफर नहीं होते पर लायबिलिटी फ्यूचर में आ सकती है। एग्जाम्पल्स हैं बैंक गारंटीज और लेटर्स ऑफ क्रेडिट। ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि लोन के बदले सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी क्रिएट करने के 5 मोड्स होते हैं और एग्जाम में इन पर क्वेश्चंस आते हैं। मॉर्गेज, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, जैसे लैंड या बिल्डिंग। ये 2 तरह का हो सकता है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज जिसमें डीड रजिस्टर होती है और इक्विटेबल मॉर्गेज जिसमें सिर्फ टाइटल डीड्स बैंक को दे दिए जाते हैं। प्लेज, ये मूवेबल गुड्स के लिए होता है, जहां पोजेशन बैंक के पास आ जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल है गोल्ड लोन। हाइपोथिकेशन, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। ये भी मूवेबल गुड्स के लिए है, लेकिन यहाँ पोजेशन बोरोवर के पास ही रहता है। एग्जाम्पल, कार लोन या स्टॉक इन ट्रेड। बोरोवर गुड्स को यूज करता है एज एन एजेंट ऑफ द बैंक। असाइनमेंट, ये एक्शनेबल क्लेम्स के लिए होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज या बुक डेट्स। लीन, ये बैंक का लीगल राइट है गुड्स को रिटेन करने का जब तक ड्यूज क्लियर न हो जाएं। पार्ट 4, प्रूडेंशियल नॉर्म्स और एनपीए क्लासिफिकेशन। अब डिस्कस करते हैं वो टॉपिक जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। एनपीए नॉर्म्स एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब बनता है जब वो इनकम जनरेट करना बंद कर देता है। जनरल रूल है 90 डेज ओवरड्यू नॉर्म। टर्म लोन में अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो जाए तो वो एनपीए है। बिल्स परचेज्ड में अगर बिल 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू रहे तो वो एनपीए है। लेकिन कैश क्रेडिट यानी सीसी और ओवरड्राफ्ट यानी ओडी के लिए हम ओवरड्यू वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। एक अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा? इसकी 3 कंडीशंस हैं, ध्यान से नोट कीजिए। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूअसली सैंक्शनड लिमिट या ड्राइंग पावर से ऊपर है, या बैलेंस लिमिट के अंदर है लेकिन पिछले 90 डेज में कोई भी क्रेडिट नहीं आया है। तीसरी कंडीशन टेक्निकल है, अगर क्रेडिट्स तो आए हैं लेकिन वो अमाउंट इतना कम है कि उस पीरियड में चार्ज किए गए इंटरेस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा। बुक में ए लिमिटेड का एग्जाम्पल दिया है। अगर ड्राइंग पावर 42 लाख है और बैलेंस 45 लाख है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर है। या अगर इंटरेस्ट 5 लाख चार्ज हुआ है पर डिपॉजिट सिर्फ 2 लाख हुआ है तो भी वो आउट ऑफ ऑर्डर है और एनपीए बन जाएगा। एग्रीकल्चरल एडवांसेस के लिए रूल डिफरेंट है, वहां हम डेज नहीं क्रॉप सीजन्स देखते हैं। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जैसे राइस या पैडी तो लोन एनपीए तब बनेगा जब वो 2 क्रॉप सीजन्स तक ओवरड्यू रहे। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है जैसे शुगरकेन तो लोन एनपीए तब बनेगा जब वो 1 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू रहे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एक बार एसेट एनपीए बन गया तो उसे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट्स जो 12 मंथ्स या उससे कम टाइम के लिए एनपीए रहा हो, डाउटफुल एसेट्स जो 12 मंथ से ज्यादा टाइम तक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रह चुका हो। इसके अंदर भी 3 सब कैटेगरीज होती हैं, D1 जो अप टू 1 ईयर है,
D2 जो 1 to 3 years है और D3 जो more than 3 years है। लॉस एसेट्स वो एसेट्स हैं जहां लॉस आइडेंटिफाई हो चुका है बाय बैंक और ऑडिटर, लेकिन अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेट क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं। एग्जाम्पल, अगर मिस्टर एक्स ने हाउसिंग लोन और कार लोन हेलो फ्रेंड्स एंड फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऑडिट के एक फाउंडेशन चैप्टर को बहुत डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ दोनों के लिए बाइबल की तरह है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 11 एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल की। इस वीडियो में हम एथिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स SQC 1 और SA 220 को डीप में समझेंगे। हर पॉइंट के साथ हम टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए कीवर्ड्स मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 मीनिंग एंड नीड फॉर एथिक्स। सबसे पहले बेसिक सवाल, एथिक्स आखिर है क्या? टेक्स्ट बुक के हिसाब से एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो किसी पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, लेकिन ऑडिट में ये कोई बाहर का रूल नहीं है। एथिक्स एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये आपके अंदर से आना चाहिए। ये वो इनर स्ट्रेंथ है जो आपको सेल्फिश मोटिव्स या लालच के सामने झुकने से रोकती है। अब सवाल आता है, ऑडिटिंग में एथिक्स की ज़रूरत क्यों है? देखिए, हमारे प्रोफेशन में ट्रस्ट ही सब कुछ है। सोसाइटी, गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स हमारे सिग्नेचर पर भरोसा करते हैं। अश्योरेंस का पर्पस ही यही है कि यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। अगर एक ऑडिटर के पास एथिक्स नहीं है तो उसके काम की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचेगी। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स एग्जिस्ट करता है ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे। यहाँ एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल्स बेस्ड अप्रोच। ऑडिटिंग में हम प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि हम स्पिरिट ऑफ एथिक्स पर फोकस करते हैं और हर सिचुएशन में अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करते हैं। रूल्स बेस्ड अप्रोच बहुत रिजिड होता है, इसलिए वो हर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। सेक्शन 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर। वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हर सीए को फॉलो करने पड़ते हैं। एग्जाम में इनके कीवर्ड्स लिखना बहुत ज़रूरी है। 1 इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट रहना है सारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में। कीवर्ड, एन ऑडिटर शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विथ रिपोर्ट्स कंटेनिंग मटीरियली फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, बुक में एक केस है जहां एक सीए ने मशीनरी की कॉस्ट सर्टिफिकेट में 9 करोड़ रुपीस लिखी ताकि क्लाइंट की रेगुलेटरी फीस बचा सके, जबकि एक्चुअल कॉस्ट 15 करोड़ रुपीस थी। ये क्लियर वायलेशन है इंटेग्रिटी का, क्योंकि उन्होंने नोइंगली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। 2 ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपका प्रोफेशनल जजमेंट किसी बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपको फैक्ट्स पर फोकस करना है, इमोशंस या प्रेशर पर नहीं। 3 प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसमें 2 पार्ट्स हैं। कॉम्पिटेंस, आपको अपनी नॉलेज और स्किल अपडेटेड रखनी है करंट स्टैंडर्ड्स और लॉज के हिसाब से। ड्यू केयर, आपको काम डिलिजेंटली यानी केयरफुली और थरोली करना है। एग्जाम्पल, अगर ऑडिटर बिना वेरीफाई किए सिर्फ मैनेजमेंट की बातों पर यानी रिप्रेजेंटेशन लेटर पर भरोसा कर ले तो ये लैक ऑफ ड्यू केयर माना जाएगा। 4 कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। आप इसे थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते अनलेस लॉ रिक्वायर करता हो, क्लाइंट ने परमिशन दी हो या आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी हो डिस्क्लोज करने की। 5 प्रोफेशनल बिहेवियर। आपको लॉज फॉलो करने हैं और ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना जो प्रोफेशन की रेप्यूटेशन खराब करे। एग्जाम्पल, एक केस में ICAI ने सीए को लेटर भेजा और उन्होंने रिमाइंडर्स के बाद भी रिप्लाई नहीं किया। ये प्रोफेशनल बिहेवियर का डिसरिगार्ड है। सेक्शन 3 इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिट का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है इंडिपेंडेंस। इसका सिंपल मीनिंग है आपका जजमेंट किसी और की विशेज या आपके सेल्फ इंटरेस्ट के सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंस 2 तरह की होती है और ये कीवर्ड्स एग्जाम में लिखने ही हैं। 1 इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप इंटरनल इन्फ्लुएंसेस से फ्री होते हैं ताकि आप इंटेग्रिटी और स्केप्टिसिज्म के साथ ओपिनियन दे सके। 2 इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ये पब्लिक पर्सपेक्टिव है। आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट होना नहीं है बल्कि दुनिया को लगना भी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट है। आपको ऐसे फैक्ट्स अवॉइड करने हैं जिससे थर्ड पार्टी को शक हो।
सेक्शन 4 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मेंटेन करना आसान नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स ने 5 स्पेसिफिक थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। 1. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। ये तब आता है जब ऑडिटर का क्लाइंट में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। एग्जाम्पल्स डायरेक्ट शेयर्स होल्ड करना, क्लाइंट से लोन लेना या क्लाइंट की फीस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना। केस स्टडी एग्जाम्पल, अगर एक सीए की टोटल फीस का 40% हिस्सा सिर्फ एक सिंगल क्लाइंट से आता है तो ये अनड्यू डिपेंडेंस क्रिएट करता है। ये एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है क्योंकि ऑडिटर को डर रहेगा कि अगर क्लाइंट नाराज हुआ तो इनकम चली जाएगी। 2. सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। ये तब होता है जब ऑडिटर अपने ही किए हुए काम को चेक करता है। एग्जाम्पल, सीए मुरली एक एनजीओ की अकाउंटिंग करते हैं और उन्हें ही ऑडिट ऑफर किया गया। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपनी ही बनाई बैलेंस शीट चेक करेंगे। ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। 3. एडवोकेसी थ्रेट्स। जब ऑडिटर क्लाइंट का एडवोकेट बन जाता है।